हेलो व्यूअर्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसको हम ईएसआर बोलते हैं। इसका इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे। ईएसआर इज द रेट एट विच आरबीसी सेटल डाउन व्हेन द ब्लड टू विच एंटीकोगुलेंट इज एडेड इज अलाउड टू स्टैंड इन अ नैरो ट्यूब फॉर 1 आवर। सिंपल ईएसआर का मतलब ये होता है कि कौन से रेट पर, कितनी स्पीड पर जो हमारी आरबीसी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है जब हम उसको 1 आवर के लिए ट्यूब में रखते हैं। सिंपली अगर हम इसको बोलें तो ईएसआर एक ऐसा रेट होता है जब हमारा ब्लड नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, ईएसआर इज मेजर इन mm पर आवर में इसको मेजर किया जाता है ऑफ क्लियर प्लाज्मा एट द एंड ऑफ 1 आवर। एक फर्स्ट आवर के बाद जो हम जितना ब्लड हमारा नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, उसको हम ईएसआर कहते हैं। ईएसआर एक कॉमन टेस्ट है, एक नॉन स्पेसिफिक है। मतलब ये कॉमन हर रिपोर्ट में टेस्ट होता है लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है। ये हमें लोकेशन नहीं बताता कि आपका इन्फ्लामेशन कहाँ हुआ है। मोस्टली फॉर द डिटेक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन के डिटेक्शन के लिए हम ईएसआर को चेक करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है। नॉर्मल आरबीसीज जो होती हैं वो हमारे नीचे सेटल डाउन होती है, बहुत स्लोली सेटल डाउन होती हैं एज दे डू नॉट फॉर्म रोलेक्स का फॉर्मेशन नहीं करती हमारी नॉर्मल आरबीसीज, क्योंकि हमारी आरबीसीज पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो ऐसा रोलेक्स फॉर्मेशन नहीं करती। मतलब जो हमारी आरबीसीज है वो बायोकॉन्केव शेप्स की है तो वो फ्री फ्लोटिंग होती रहती है, ऐसा रोलेक्स का फॉर्मेशन नहीं करती। मतलब अगर आप स्टैक में, अगर आप सिक्के जो कॉइन्स होते हैं अगर एक के ऊपर रखते चले जाओ तो ऐसा रोलेक्स बन जाता है आरबीसीज का, जो कि नॉर्मल आरबीसीज नहीं बनाती क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है आरबीसीज के ऊपर। लेकिन कभी ऐसा होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन स्पेशली फिब्रोजन की वजह से, फिब्रोजन क्या करता है, हम जब हमें इन्फेक्शन होता है तो हमारा फिब्रोजन ज्यादा हो जाता है और हमारे रेड सेल मेम्ब्रेन मतलब रेड सेल्स जो होता है उसके ऊपर हमारा फिब्रोजन आ जाता है और हमारा नेगेटिव चार्ज जो नॉर्मल आरबीसीज का है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और ऐसा रोलेक्स का फॉर्मेशन बना लेता है। जब हमारी आरबीसीज एक दूसरे से ऐसे अधेर हो जाती है, एक दूसरे से ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसा स्टैक एक सिक्के की लाइन जैसा बना लेती है, तो उसको हम रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। अब हमारा इसमें आता है स्टेजेस कि कैसे रोलेक्स का फॉर्मेशन होता है और कैसे हम ईएसआर को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेज वन में सबसे पहले होता है एग्रीगेशन। रोलेक्स का फॉर्मेशन बनता है फर्स्ट 10 मिनट में, हमारा रोलेक्स का फॉर्मेशन बन जाता है। रेड सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से एज अ पेयर ऑफ कॉइन की तरह चिपक जाते हैं। 30 से 40 मिनट, 30 to 40 मिनट्स लगते हैं उसको सेडिमेंटेशन मतलब नीचे बैठने में, कि रोलेक्स बन गया है अब वो नीचे श्रिंक हो जाएगा, उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। और थर्ड स्टेज जो होता है 10 मिनट्स जो लगते हैं उसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। मतलब जब हमारे आरबीसीज पैक हो चुके हैं, यही स्टेजेस हैं कि हमारा फ्री फ्लोटिंग आरबीसीज जो है इन्फेक्शन की वजह से, हमारी बॉडी में कुछ इन्फ्लामेशन की वजह से उसने आरबीसीज ऐसे चिपक गई हैं, उसको रोलेक्स फॉर्मेशन या एग्रीगेशन कहते हैं। स्टेज 2 पे वो नीचे सिंक होने लगती हैं, बैठ जाती हैं, उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। और थर्ड में वो नीचे एज अ पैक हो जाती है और ऊपर प्लाज्मा आ जाता है और नीचे आपकी आरबीसीज पैक हो जाती हैं। अब हमारे कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम आरबीसीज का डिटर्मिनेशन करते हैं। सबसे पहला मेथड होता है विंट्रॉप मेथड और सेकंड मेथड वेस्टनग्रेन मेथड होता है। विंट्रॉप मेथड में जो हम सैंपल लेते हैं, आपका ब्लड लेना है हमें 2 ml और उसको लेना है एंटीकोगुलेंट EDTA ब्लड चाहिए, मतलब पर्पल कलर की जो ट्यूब होती है, वैक्यूटेनर होता है, उसमें हमें ब्लड लेना है। जबकि वेस्टनग्रेन मेथड में जो हमें ट्यूब लेना है वो हमें ब्लैक कलर की ट्यूब लेना है, उसमें ट्राइसोडियम सिट्रेट एज ए एंटीकोगुलेंट वर्क करेगा और 3.8% ट्राइसोडियम सिट्रेट का उसमें यूज करना है 1:4 रेशियो में। मतलब 200 ml एंटीकोगुलेंट लेना है सोडियम सिट्रेट का और 800 माइक्रोलीटर आपको ब्लड लेना है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1:4 रेशियो में आपको एंटीकोगुलेंट और ब्लड लेना है। अब विंट्रॉप का ट्यूब कैसा होता है जिससे हम ईएसआर को डिटरमाइन करेंगे। विंट्रॉप का ट्यूब एक एंड पे बंद होता है और 1 एंड पे खुला हुआ होता है। 11 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 2.5 mm का इसका इंटरनल डायमीटर होता है। विंट्रॉप ट्यूब्स को आपके दोनों तरफ इसकी मार्किंग होती है। अगर mm में मार्किंग है तो वो ईएसआर के लिए होती है, इस तरफ परसेंटेज में मार्किंग होती है 1 एंड पे तो उसको पीसीवी कहते हैं। 0 to 10 mm फॉर ईएसआर,
10 to 1 या फिर 0 to 10 mm जो परसेंटेज फॉर पीसीवी के लिए होता है, ये इसका स्टैंड होता है जिसको हम वर्टिकली लगा देते हैं ईएसआर को फाइंड आउट करने के लिए। वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब्स दोनों एंड पे खुली होती है, 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 2.5 mm इसका इंटरनल डायमीटर होता है, ये इसका स्टैंड होता है, ये दोनों तरफ से खुली होती है और अगर ब्लड इसमें हम डालेंगे तो यहाँ पे रबर कॉक लगी होती है और ऊपर स्क्रू लगा होता है जिससे हमारा ब्लड नीचे नहीं निकलता। तो ये अलग अलग टाइप की ट्यूब्स होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि विंट्रॉप ट्यूब्स पे दोनों तरफ मार्किंग, आप इसको ईएसआर में भी यूज कर सकते हो, पीसीबी में भी यूज कर सकते हो, जबकि वेस्टर्न ग्रैप ट्यूब सिर्फ ईएसआर के लिए यूज होता है और इस पे मार्किंग भी 0 to 200 होती है, जबकि इसमें 0 to 10 होती है और ये वन एंड पे बंद होता है और ये सिर्फ एक ही एंड पे खुला होता है, जबकि वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब दोनों ही एंड पे आपके ओपन होते हैं। अब हम इसके देखेंगे कि कैसे विंट्रॉप मेथड और वेस्टर्न ग्रेन मेथड पे डिफरेंशिएशन आप कैसे कर सकते हैं। ट्यूब्स क्लोज एट वन एंड और ये ओपन होता है दोनों एंड से, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर और 110 mm में आप देख सकते हैं, जबकि 30 सेंटीमीटर 300 mm होती है इसकी। इसका इंटरनल डायमीटर 2.5 mm और सेम होता है दोनों केसेस में। मार्किंग टॉप टू बॉटम 0 to 10 एंड टॉप टू बॉटम इन वेस्टर्न ग्रेन मेथड 0 to 200। जो ब्लड 2 ml इसकी रिक्वायर होती है दोनों ही केसेस में। नॉर्मल रेंज मेल में 0.9 mm पर आवर और फीमेल में 0.20 mm पर आवर, जबकि इसमें मेल में 5 to 50 mm पर आवर और फीमेल में 5 से 20 mm पर आवर। यूजेस विंट्रॉप मेथड का ऑल्सो यूज फॉर पीसीवी के लिए यूज होता है और ईएसआर दोनों के केसेस में, जबकि वेस्टर्न ग्रेन मेथड सिर्फ ईएसआर में यूज होता है। अब हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि हमारी ईएसआर कब बढ़ जाता है। ईएसआर बढ़ने के बहुत सारे नॉर्मल हो सकता है, जैसे अगर एनीमिया आ गया, ब्लड की कमी आ गई तो ईएसआर बढ़ जाता है। कोई भी बॉडी में थोड़े टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए इन्फ्लामेशन है, सूजन है तो बढ़ जाएगा। कोई भी एचआईवी की डिजीज है, टीवी हो गया, हमें घुटनों में पेन है, आर्थराइटिस हो गया या हमें हेपेटाइटिस हो गया वायरस वाला, तो भी ईएसआर बढ़ जाता है। कोई भी बैक्टीरिया, एंडोकैरेटिस या सिस्टेमिक लूपियस, कोई भी आरबीसीज की प्रॉब्लम हो गई, आरबीसीज घट गया, नॉर्मली आरबीसीज जब डिक्रीज हो गया तो ईएसआर इंक्रीज हो गया। और आरबीसी ईएसआर कब डिक्रीज होता है? ईएसआर तब डिक्रीज होता है जब आरबीसीज बढ़ जाता है। पॉलीसेथेमिया मतलब इंक्रीज, हमारी आरबीसीज बढ़ गई तो ईएसआर डिक्रीज हो गया। सिकल सेल एनीमिया, हमारा जो शेप है आरबीसीज का वो ही बिगड़ गया तो वो रोलेक्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, स्टैक में नहीं चिपक पाएंगे तो ईएसआर डिक्रीज हो जाएगा। पोइकिलोसाइटोसिस मतलब शेप ही आरबीसीज की बिगड़ चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है तो ईएसआर डिक्रीज हो जाएगा। न्यू बॉर्न में जो आरबीसीज है वो बढ़ जाता है, इसलिए ईएसआर डिक्रीज हो जाता है। डिहाइड्रेशन हुआ तो भी ईएसआर डिक्रीज हो गया। और डेंगू, अगर डेंगी हेमरिक फीवर हुआ तो भी हमारा ईएसआर डिक्रीज हो जाता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि आपको अफेक्टेड ईएसआर के लिए बताते हैं? एक होता है